कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। कार्यक्रम किसान वाणी सुनन बारे हमारे सबरे किसान भैया और बहन को बहुत बहुत स्वागत है भैया आज की चौपाल में। और सब झनीक है योगेंद्र भैया की राम राम। ये सौरभ भैया पता नहीं आन मारे है थे को जाने कहते रह गए। अरे राम राम हो योगेंद्र भैया। अरे राम राम भैया राम राम। आओ आओ कहते रह गए थे भैया। अब्बे मैं तुम्हारी की बात करत तो किसान भैया बहन से कि सौरभ भैया आन मारे हते तो तुम आई गए उत्ते में देखो चौपाल में है ना। और सबरे किसान भैया बहन आके बैठ गए भैया। तो भैया आज की चौपाल में आए हमारे सबरे किसान भैया बहनन के सौरभ भैया की राम राम। राम राम भैया। और योगेंद्र भैया तुमके तो पता ही है अबे बादर पानी बन रहा है ना। कभी भी पानी टपकन लगा थे बिल्कुल। और भैया बाड़ी कना मका सुकती और भुट्टा भी धराने आते। अच्छा तो मैंने सोचो को इन्हें ढाक मूंद दूं भैया पानी बादर को टाइम है। हाओ और फिर उसके बाद में चलूं चौपाल। तो एक मारे जरे टाइम होगा भैया। हाँ ना भैया अबे भुट्टा पूरे टूट के भी नहीं घर आए हैं। और जो बादर पानी ऐसो आन लगो है ना काल तो भैया बेजा पानी आओ बड़ी मुश्किल से ढाक मूंद के बचाओ भैया मका के मैंने। हाँ भैया अच्छे तो बचल है। अपने किसानन के जी के बिना बड़ी आफत है भैया। कोई की फसल टूट गई है तो कोई की रह गई है ना। अरे भैया कोई की तो खरियाने में पड़ी है और कोई की बाड़ी के ने पड़ी। जैसी अब बताओ तुमने मेरी बाड़ी का ना सूख भैया मैंने तो मका का करो कि उसारी में धरदा हूँ अबे। अरे अच्छो ना पानी इतनी लगन को नहीं लगन को भैया नहीं लगन। और कई जनी की तो भैया अब खेतई में मका पड़ी है और जो बादर बनन लगो जो टपकन लगो फिर दौड़ रहे हैं ढाक रहे हैं मूंद रहे हैं। अरे बड़ी किलकिल भैया बड़ी भैया। और तुम्हें क्या बताऊं सौरभ भैया जी घबरान लगा थे पता है। जो बादर पानी देख के ना बिल्कुल जी घबरान लगा थे। और फिर भी पूरो जी जान लगा के हमारो किसान अपनी फसल के बचात है। और जाई तो हमारी किसानी आए है कहानी घबरा है जी भैया। अब इतने समय की मेहनत अपनी इतनी अपन 4-6 महीना के फसल के अपन ने दे इतनी सेवा करे पाले पोसे और तो वो आयते में अब खराब हुए तो जी नहीं घबरा है बिल्कुल। ऐसे ही टाइम के नाने अपने कल्लू के दद्दा हते ना ये कहावत कहते भैया। मैं याद आ रही बताऊं का? बिल्कुल बताओ भैया। अरे भैया कल्लू दद्दा कहते का खेतन की ठाड़ी फसल और घर की गाभन गाय। याद आ गई मैं भी। तब ही समझो अपनी जब घर में आ जाए भैया। आपके टाइम में तो जा कहावत बिल्कुल फिट बैठ गई है। अरे भैया जे अपनी खेती बाड़ी की बात तो चलता ही रहे। तुमने भी तो टाइम कर दिया आने में। अब आज की चौपाल में कहो होन बारो है वो बता दूंगा। अरे हाओ भैया बता देने। मैं टाइम से वो सूरत आई का मैंने तुम्हें बताओ तो का बादर पानी हो रहा है तो मैंने कहा मका के ढाक मूंदा हूँ जरे। और वो के बाद भैया तुम्हारी भौजी अड़ गई। काहे? अरे भैया अब अड़ गई के है मैं चौलाई की भाजी खाऊं के। अच्छा चौलाई की भाजी तो मैं भाजी खूटन लगो भैया। कहाँ खूटन लगे भैया? खेत में लगाए हो का भाजी? अरे नहीं भैया खेत में नहीं है घर ही में वो सपरना जो है तुम आए थे ना बबिरिया वे पपीता के झाड़ लगे थे तो वे पपीता हो गए झाड़। अब उनके हटा के हुई बढ़िया मैंने अच्छी गोबर खाद डालो 4-5 घमेला गोबर खाद डालो अच्छी और अच्छी थरी बनाओ और केवाड़ी काट के 4 थरी बना के केवाड़ी काट के और एक में भैया मेथी एक में पालक और एक में लाल भाजी और एक में चौलाई की भाजी लगा दो। वाह भैया जो तो बड़ी अच्छी करे तुमने। अरे हमें भी आने पड़े अब तो भाजी खान के नाने हैं भैया बिल्कुल आने। और भैया भाजी ताजी तोड़ के खाने में अलग ही आनंद आता है। बिल्कुल भैया भौजाई के हाथ की भाजी खाने पड़े अब बिल्कुल आने भैया। अच्छा चलो अब तुम बताते का आज की चौपाल में अपनी क्या खास जानकारी है वे बता दो किसान भैया बहनन के। आज की बात करें अपन प्रधानमंत्री धन धान्य योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन पे। और भैया
मेहमान के अंतर्गत आए ग्राम सिंगोड़ी, तहसील अमरवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के 70 साल के अनुभवी किसान रामनाथ साहू। इनने भैया बड़ी अच्छी खेती करे हैं, जैविक खेती। अच्छा, जैविक खेती कर रहे थे? हाँ, तो इनसे खेती बाड़ी के इनके अनुभव पूछे अपन। बेजान है कैसे जैविक खेती कर रहे हैं, कैसे खेती बाड़ी कर रहे हैं, है ना। तो जो मेहमान क्रम में सुन लें। और फिर भैया मनोरंजन तो करते ही हैं, मनोरंजन भी करा हो। हाँ बिल्कुल, काय नहीं। संदेश भी तो सुनने पड़ेगा। संदेश भी सुने, सूचना भी सुने, सब सुने भैया। तो भैया पहले का करवा रहे हैं? पहले भैया मनोरंजन से शुरुआत कर ले, मनोरंजन करवा। हाँ, तो अपन बढ़िया क्या करें, मेम देवी गुप्ता और सुशीला गुप्ता की आवाज में जे लोकगीत सुन ले थे। चलो सुन लेंगे। ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
सरकार द्वारा ऑयल पाम की पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफी सारा जमीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। उन्हीं रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के ले जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। और सौरभ भैया, हाँ भैया, अच्छी जोरदार तुमने लोकगीत सुना दे। हाँ, और संदेश भी सुन ले अपन। हाँ, तो आपका करने भैया आज की बात कर लें कछु अपन हैं। आज की बात हमारी प्रधानमंत्री धन धान योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन पे है। ये पे है का? हाँ। तो किसान भैया बहनों, जैसो कि हम सब जानते ही हैं, हाँ, का सरकार जो है किसानन की आय बढ़ाने प्रयास करत है। हाँ, और यही के नाने सरकार नई नई योजना लेके आते हैं। तो किसानों के हित में जारी, जो किसानों के हित में ऐसी योजनाएं लात है ना सरकार, हाँ, आज हम वही बारे में बताने वाले हैं। उनमें से हाँ, कितनी बताओ भैया? जेमेन पहली योजना है भैया प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। हाँ, और दूसरी है दलहन पे आत्मनिर्भर बननाने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। तो ये दो योजना की जानकारी देनी। हाँ, तो किसान भैया बहनों, प्रधानमंत्री धन धान योजना को उद्देश्य हाँ, कम उत्पादकता वाले 100 जिलों में खेती के बढ़ावा देना है। अच्छा। हाँ, जा योजना को लक्ष्य ग्रामीण आजीविका के मजबूत करनो और किसान के वित्तीय सुरक्षा देनो भी है भैया। हाँ, वित्तीय सुरक्षा को मतलब कि धन जो है अपने पास, पैसा जो लागत है, लागत जो लागत है ना, वो की सुरक्षा रहे, है ना, उनकी उपलब्धता भी करानो, ऋण भी दिलानो। हाँ, जो भी योजना में शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल। काहे से कि लागत कितनी लग रही है? लागत बहुत लग रही है। अबे तुम देख रहे हैं मकम कितनी लागत है, हाँ, है का नहीं? तो उधारी दे है सरकार, लोन दे है, हाँ, ऋण दे है भैया। तो भैया जा योजना 16 जुलाई 2025 के स्वीकृत भई थी। हाँ, और 6 साल के नाने जा योजना को वार्षिक बजट तुम्हें पता है कितो भैया? भैया 24,000 करोड़ रुपया है। 24,000 करोड़? हाँ, आने की कुल 1,44,000 करोड़ की जो योजना है। और एक लक्ष्य है कि 1.7 करोड़ किसान अपने भारत के, अच्छा, विशेष रूप से ऐसे किसान जो छोटे हैं और जो सीमांत हैं, उनके लाभ देनो। अच्छा, इतने किसानों के फायदा मिल है? हाँ। अच्छा, बड़ी अच्छी योजना है भैया। अच्छा, जय योजना नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित है। हाँ।
और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन संचालित होते हैं। हाँ, मतलब जो मंत्रालय चला था हाँ, जेकी निगरानी भैया राष्ट्रीय संचालन समिति, राज्य स्तरीय नोडल समिति और जिला में जिला कलेक्टरों के नेतृत्व वाली जिला धनधान्य समिति करत है। भैया कम फसल उत्पादन होए, चाहे मानसून पे निर्भरता, छोटी जोत, आधुनिक संसाधन को अभाव, कटाई के बाद की हानि और किसान की आय कम होने के कारण जय योजना लाई गई है। हाउ अबे कटाने के बाद की हानि तो अबे अपन देख ही रहे भैया ना, मक्का को कलर कैसे हो रहा है, कलर वो हो रहा हो भैया, पीरो पीरो हो रहा हो ना। हाँ, सही बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे भैया। और भैया जय योजना को मुख्य उद्देश्य कम उत्पादन वाले 100 जिलों को चयन करनो है। हाँ। उनमें उत्पादकता बढ़ानो, मानसून पे जो निर्भरता है उसे कम करके सिंचाई के साधन बढ़ानो है। हाँ, जैसु की कहा है कि पानी नहीं गिरो, तो यदि अपन के पास सिंचाई के कछु साधन होए तो आसानी से अपनी फसल के पानी मिल जाए, तो 2 ही फसल अपन ले सका थे। हाँ, साथ में भंडारण की व्यवस्था भी करनो। हाँ, मतलब अपने पास भी दे हैं। हाँ बिल्कुल दे है। तो भैया भंडारण के साथ साथ किसान के ऋण भी देनो। हाँ, जय योजना लोन भी दे है सरकार। आओ लोन भी दे है और माटी और जल की सुरक्षा के नाने जैविक खेती के बढ़ावा देनो भी जय योजना को उद्देश्य में शामिल है। अरे वाह यार, बड़ी अच्छी योजना है भैया। जय योजना से पैदावार तो अपनी बढ़े ही बढ़े, आय भी बढ़े, बिल्कुल खेती टिकाऊ हो जाए, है ना, सिंचाई की सुविधा बढ़ जाए, भंडारण की सुविधा बढ़ जाए, और क्या कहे तो महिला सशक्तिकरण, है ना, और महिलाओं को भी विकास हो। हाँ, और एक क्या कहे थे कौशल विकास, है ना, प्रशिक्षण मिले। हाँ, कौशल विकास, जिनमें जो कला है तो वो भी बढ़ोतरी हो जाए, है ना भैया। बात कर ले का दलहन आत्मनिर्भरता मिशन पे, नहीं तो समय ही हो जाए। हाँ ना, 2 योजना के बारे में बताया नहीं पता लगन को भैया। तो जय योजना भी जो दलहन आत्मनिर्भरता मिशन बताए थे ना तुमने, जय योजना भी 2025-26 से 30-31 तक लागू रहे। अच्छा, 2030-31 तक। हाँ, तो भैया एको लक्ष्य है 2030-31 तक घरेलू दाल को उत्पादन बढ़ा के 350 लाख टन करने हैं, जो तो उद्देश्य होगा। और दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बननो। हाँ, आत्मनिर्भर मतलब कि हम ही उगा ले हैं, हम ही उगा है और हमारे देश में ही हम उपयोग कर। हाँ, बढ़िया। जय योजना को उद्देश्य दाल की खेती के नाने सिंचाई बारो क्षेत्र जो है, जहाँ सिंचित क्षेत्र है, ओके बढ़ा के 310 लाख हेक्टेयर करनो है। अरे वाह, बहुत अच्छी योजना भैया। 2 करोड़ से ज्यादा किसान के लाभ दे हैं जय योजना के तहत, है ना। जमीन की तुअर, उड़द और मसूर की तो 100% खरीद MSP पे करनो एक उद्देश्य है। किसानों के 88 लाख मुफ्त बीज की किट मिल है भैया, फ्री में बीज की किट मिल जाए। 126 लाख कुंटल प्रमाणित बीज भी वहां से मिल है किसानन के। मतलब भैया देखो सरकार कितनो सोच रही किसानन के नाने है। हाँ, का दलहन के प्रमाणित बीज हाँ ना, वो कितने महंगे आज दाल के बीज बताओ। तो सरकार इनके और बीज की किट भी दे रही साथ में, है ना। अच्छा, अच्छो बीज प्रमाणित बीज रहे तो इसे फसल कैसी रहे किसान की? फसल तो अच्छी ऊंची किस्म की रहे, अच्छी रहे ना, और फिर अच्छो पैदावार भी अच्छी हो, आमदनी भी अच्छी हो जाए। अच्छा भैया, जय योजना में ना वो क्या कहते 1000 वो क्या कहते सामान यूनिट, हाँ वो सामान बना थे जहाँ प्रोसेसिंग यूनिट, तो वो 1000 यूनिट लगाने हैं भैया। अच्छा, और इनमें कितनी सब्सिडी रहे पता है? कितनी भैया? 25 लाख की सब्सिडी देने हैं। अरे बाप रे। हाँ, और देश की बढ़ती दाल की मांग है पूरो करनो। हाँ, और जो अपन बाहर के देशन से दूसरे देशन से दाल बुलवाते ना, वह भी बुलवाने नहीं है अपन के, यानी यहीं पैदा करने हैं और यहीं पे
तो पूरी खपत वो कर जो लेने, है ना? दूसरे देश से अपन दाल बुलवा रहे हैं, बन नहीं बुलवाने पड़न को अपन के, हाँ। जब योजना के उद्देश्य में शामिल है। वाह भैया, सब तो बता दे तुमने, हाँ। पर सौरभ भैया ये भी तो बताओ कि ये सबकी जानकारी हमारे आम किसानन के कहाँ से लगे? अरे भैया, जा योजना जो है ना, हाँ। कम उत्पादकता वाले जिलों के नाने हैं, अच्छा, है ना? हाँ। तो सरकार जा देख है, तय कर है का कहाँ कहाँ भैया ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ लागू करने हैं। हाँ कम उत्पादन होते, कौन सा जिला है ऐसो का जहाँ नहीं हो रहा है उत्पादन वहाँ पे अच्छा, कर हैं। तो धनधान योजना ऐसे क्षेत्रों में लागू हो है। अच्छा। और अगर एक की जानकारी ज्यादा चाहिए अपन के, अपने किसान भैया बहन इतने समझदार हैं सही का कोई भी जानकारी लेने रहे थे तो वे कृषि विस्तार अधिकारी के पास चल जाते, उनके पता चल जाए, है क्या? और नहीं तो वो जो टोल फ्री नंबर 155 भी बता किसान कॉल सेंटर में भी भी बता देते थे, सब पता चल जाता। आजकल इंटरनेट को जमाना भैया, सब किसान भी मोबाइल चला रहे हैं, एंड्रॉइड। अरे भैया मैंने देखो तो अबे वो पानी को बताते का नहीं, हाँ तो एक मारे मैंने कहानी रोक दो भैया मेरी, बहुत अच्छी, नहीं तो मक्का सुखाने में कितनी आफत हो जाती, बड़ी आफत हो जाती है भैया। तो जब तो हमारी आज की बात हो गई है ना, हमने आज बात भी कर ली कि भैया प्रधानमंत्री धन धान योजना का होत है, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का होत है ना? तो योगेंद्र भैया, अब संदेश के बाद समय है मेहमान क्रम से जुड़न को। बिल्कुल भैया। तो मेहमान क्रम में आज ग्राम सिंघोड़ी तहसील अमरवाड़ा के अनुभवी कृषक रामनाथ साहू से खेतीबाड़ी के अनुभव पर योगेंद्र साहू की भेंट वार्ता हम सुन रहे हैं। किसान भाइयों, मेहमान क्रम में आज हमारे साथ हैं ग्राम पंचायत सिंघोड़ी तहसील अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा से श्री रामनाथ साहू, 70 वर्षीय अनुभवी कृषक, जो खेतीबाड़ी के अपने अनुभव हमारे साथ साझा करेंगे। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। राम राम भैया। राम राम जी। अच्छा रामनाथ जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपके पास कितने एकड़ खेती है और उसमें आपने क्या क्या लगाया हुआ है? मेरे पास 10 एकड़ जमीन है, जिसमें 4 एकड़ में धान है और 6 एकड़ में मक्का है, और उसी से छोटा सा एक हिस्सा बना के मैं अपने घर के लिए कुछ सब्जियां जैसे भिंडी है, गिलकी है, लौकी है, हरा धनिया है, मेथी है, पालक है, ये अपने घर के यूज के लिए मैं खाने के लिए लगाता हूँ। बिल्कुल। तो निश्चित है कि आप प्राकृतिक खेती या जैविक खेती कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इन चीजों से लाभान्वित हो रहे हैं कि रासायनिक दवाओं का उपयोग जो आजकल भारी मात्रा में हो रहा है और हमारी फसलों को नुकसान पहुंच रहा है, तो उन रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल ना करते हुए आपने जैविक खेती की है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप जो अपने लिए सब्जियों का उत्पादन करते हैं, तो किस तरह से आप उत्पादन करते हैं और क्या ऐसी टेक्निक अपनाते हैं, या हमारे किसान भाइयों को आप कुछ संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह से आप भी अपने खेत में लगा सकते हैं फल सब्जियों को? मैं तो ये कहना चाहूंगा किसान भाइयों को कि आप भी जैविक प्राकृतिक खेती करें। मेरे पास पर्याप्त गोबर खाद है और केंचुआ खाद भी मेरे पास तैयार होती है। अभी अभी मुझे ब्लॉक स्तर पे एक बायोगैस टैंक मिला है, उसमें 2000 लीटर मैंने गोबर और गौमूत्र मिला के उस टैंक को फुल किया हूँ। उससे मुझे दवा भी मिल रही है, दवा मतलब उसका निकला हुआ जो रस भी निकल रहा है, जो डालो उसको तो सब्जी भाजी में पर्याप्त फायदा मिलता है, और उससे गैस भी मिलती है जिससे अपन खाना बना सकते हैं। मैं 2 एकड़ में जैविक खेती करता हूँ। अभी मैंने इसके पिछले बार भी मैंने गेहूं में एक दाना मतलब केमिकल या कोई भी यूरिया या पोटाश नाइट्रोजन वगैरह कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ जैविक खाद का ही उपयोग किया, तो उससे मुझे बहुत फायदा मिला और मुझे बचत भी हुई कि आज मारामारी हो रही यूरिया की, डीएपी की, इससे मुझे निदान मिला। कम से कम मुझे अपने घर के हिसाब से खाने की चीजें भी अच्छी प्राप्त हो जाती है, सब्जी भाजी भी, और फसल भी अच्छी तैयार होती है। बिल्कुल। तो जैसा कि रामनाथ जी आपने बताया कि आपके यहाँ पूरी तरह से प्राकृतिक खेती होती है और आप जैविक दवाओं का भी उपयोग कर रहे हैं, तो क्या आप हमारे किसान भाइयों को बता सकते हैं कि किस तरह से आप अपने खेत में गोबर खाद बना रहे हैं या जो केंचुआ खाद बना रहे हैं, जिसका आप उपयोग दवाओं के रूप में कर रहे हैं, तो वो कितनी कितनी मात्रा में आप डालते हैं और किस तरह से बनाते हैं? मैं तो ये बताना चाहूंगा किसान भाइयों को कि कम से कम हर किसानों को 5 से 10 जानवर होना चाहिए
जैसे 5-6 गाय, 1-2 भैंस है, 1-2 बैल है, बिल्कुल। उससे पर्याप्त गोबर मिलेगा, गौमूत्र मिलेगा। और छोटे से टाके 5x10 के बना सकते हो, उसमें अपने घर में कचरा भी निकलता है, कड़वियों का और भी कुछ घास का, और गौमूत्र वगैरह गोबर निकलता है, उसको टाके में भर दो और उसको भरने के बाद में उसमें केचुए डाल दो, तो 1.5 महीने बाद अपने को केचुआ खाद मिल जाती है। वो अपन खेत में डालो, और बचा हुआ गोबर भी अपन अपने गड्ढे में डालो, तो वो भी डाल दो उस जगह पे, तो अपने को पर्याप्त उसको फायदा मिलता है। और वैसे अभी जो बायोगैस का जो टैंक मिला है, उसकी जो दवा निकलती है, उस टैंक से जो निकलता है, उसका रस निकलता है, उसकी दवा जो निकलती है, उससे स्प्रे द्वारा फसल में भी छिड़काव करो, तो उससे भी अपने को बहुत फायदा मिलता है। तो ये जो आप बता रहे हैं, जो दवा बायोगैस संयंत्र से निकल रही है, तो इसमें आप कितनी मात्रा में गोमूत्र या गोबर खाद या और गोबर या कचरा वगैरह और जो भी डालते हैं, तो वो कितनी मात्रा में डालते हैं? टैंक तो लगभग 2000 लीटर का, एक बार 2000 लीटर उसमें गौमूत्र और गोबर भर दो, मतलब कि 200 लीटर की पानी की टंकी में 10 लीटर गौमूत्र, 10 लीटर गोबर, 1 किलो बेसन, 1 किलो गुड़, इसका घोल बना के 180 लीटर पानी और 20 लीटर जैसे हो गया गोबर गौमूत्र, उसमें घोल मिला के 200 लीटर पानी उसमें छोड़ दो, तो ऐसे 8-10 दिन में अपन ने 2000 लीटर पानी उसमें भर दिया। फिर उसको 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद उसका उपयोग में लाओ, उससे जो निकलेगा पानी और उससे जो गैस निकलेगी, गैस से अपने को जैसे एलपीजी गैस का हम उपयोग करते हैं, उसी तरह से ये बायोगैस का हम उपयोग खाना बनाने के उसमें ईंधन के रूप में कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे एलपीजी गैस जैसे अपन जलती है चूल्हे में, उसी प्रकार ये गोबर की बायोगैस भी निकलती है और उसमें अपना खाना पकता है। बिल्कुल। अच्छा, गोबर गैस जो टैंक है, मेरे पास गोबर गैस टैंक भी है, उसमें भी मैं 10-15 किलो हर दिन गोबर घोल बना के डालता हूँ। उसकी सिलेरी भी अपन केचो खाद में उपयोग आ जाती है। गोबर गैस से अपने को गैस मिलती है और उसको जो निकलता हुआ गोबर है, सिलेरी है, वो उसमें केचो खाद में डाल दो, उसमें केचो खाद बन जाती है, वो खेत में डाल दो, उससे अपना फायदा हो जाता है। उसमें अपने को कोई केमिकल्स की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। यदि सब्जी भाजी में कुछ कीड़े वगैरह लगते हैं, तो 5 पत्ती 6 पत्ती जैसे सीताफल है, नीम है, अकोना है, धतूरा है, ऐसे 5-6 प्रकार की पत्ती को सड़ा के 1 महीने या पका के उसको रख लो, उसका रस निकाल के एक पंप में कम से कम 200-400 ग्राम डाल के वो दवाई स्प्रे कर सकते हो, उससे कीड़े मकोड़े भुनके से भी राहत मिलती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई रामनाथ जी आपने। एक बार मैं फिर से चाहूंगा कि आप दोहराएं कि कौन कौन सी पत्तियां मिलाना है, ताकि हमारे किसान भाई अच्छे से उस दवा को समझ पाएं। जैसे कि पहला तो नीम, अकोना, सीताफल, धतूरा और कंजी, ये 5-6 प्रकार की पत्ती, 1-2 प्रकार की पत्ती और भी आप लगा सकते हो, पर 5 प्रकार की पत्ती को सड़ा लो और या तो उसको कम से कम जैसे 20 लीटर पानी अपन ने रखे, 20 लीटर पानी में उसको पका लो और ठंडा कर दो उसको, कम से कम दिन भर रात भर 12-24 घंटे, और उस पानी का उपयोग करो स्प्रे द्वारा पंप में। जैसे एक पंप 15 लीटर का होता है, उसमें ज्यादा 200-300 ग्राम को दवा डालो, उसको स्प्रे कर सकते हो, उससे अपने को राहत मिलती है सब्जी भाजी में। बिल्कुल, इस तरह से किसान भाइयों हमें रासायनिक दवाओं से मुक्ति भी मिलेगी और प्राकृतिक दवाओं के द्वारा हमारे जो खेत में पेड़ पौधों में यदि कीड़े मकोड़े लग गए हैं या किसी प्रकार के भुनगे लग गए हैं, तो उससे भी निजात मिलेगा। अब रामनाथ जी, हम जानना चाहेंगे कि आपके खेत में अभी हाल फिलहाल में कौन सी फसल लगी है या मक्के की कटाई आपकी शुरू हो गई है? तो जैसा कि मक्का कट रहा है, इस साल फसल भी अच्छी आई है, तो गेहूं के लिए अपने खेत की तैयारी कैसे करेंगे? अभी तो मेरी मक्का कटाई चालू है। मक्का कटने के बाद में जो जितनी भी कड़वी निकलती तो वो तो अपने में जानवर के लिए रखता हूँ। मेरे पास कड़वी काटने की मशीन भी है, वो कड़वी जानवरों को मैं खिलाता हूँ, और जो अवशेष जो रहते हैं तो मैं रोडोवेटर में उसको बेस्ट कर देता हूँ। धान का निकलेगा भूसा तो धान का खिलाता हूँ, तो मैं नरवाई को जलाता नहीं। बहुत अच्छी बात आप। तो नरवाई बिल्कुल नहीं जलाता, मैं रोडोवेटर में उसको चूरा कर देता हूँ, धान का भूसा भी और ये मक्का का भी। उसके बाद में मैं कल्टीवेटर मार के उसको रोडोवेटर से प्लेन कर देता हूँ। जो केचो खाद निकलती है, उसको मैं उसमें छिड़काव कर देता हूँ, जो रखी रहती है खट्टी बनी हुई, उसको मैं बोरी में भर के उसको पूरा छिड़काव कर देता हूँ। जैसे यूरिया डालते हैं वैसा मैं गोबर केचो खाद को डलवा देता हूँ और फिर मिला के उसके बाद गेहूं की बोनी करता हूँ।
बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें आपने बताई। देखिए, इतने लंबे समय का जो अनुभव होता है वही हमें सिखाता है कि किस तरह से प्राकृतिक खेती हम कर सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई। और अंत में आप हमारे किसान भाइयों को यदि कोई संदेश देना चाहें तो स्वागत है। मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूंगा कि हर किसान भाई को 5-10 पशुओं पालना चाहिए, जिससे गोबर निकले और वो खाद अपने खेत में आए। और मैं प्राकृतिक खेती को ज्यादा भरोसा कर रहा हूँ। मैं तो अभी 2 एकड़ में कर रहा हूँ, धीरे धीरे 3-4 एकड़ में पहुंच जाऊंगा। आप भी प्राकृतिक खेती करें, पशुधन पालें, जिससे कि आपको और आपके परिवार को भी भरपूर फायदा मिले। जो अपन केमिकल दवाई डालते हैं उससे भी अपने को निदान मिलेगा। और मैं सभी किसान भाइयों से कहूंगा कि प्राकृतिक खेती की ओर आप ज्यादा ध्यान दें तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सौरभ भैया, हाँ भैया, जो मेहमान क्रम के अंतर्गत हमने सुने 70 साल के बेचारे जो किसान थे, हाँ, अनुभवी किसान भैया रामनाथ साहू से, और आप ही ने तो बात करे भैया इनसे, और उनके इतने अच्छे अनुभव हमने सुने जैविक खेती के बारे में, है ना। और अब टाइम होगा का भैया, अपने किसान भैया से विदा लेन को टाइम होगा है। तो सब जनी के भैया मक्का की फसल के नाने अब अपन बोल रहे हैं कि अच्छे ढाक में उनके रख देने, है ना, अच्छे से भंडारण करने। और अब सब जनी है सौरभ भैया की और योगेन भैया की राम राम, जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।